तो मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप क्या है ये पढ़ लिया, पार्टनरशिप फर्म क्या है इस पर बात कर लिया, पार्टनर्स क्या होते हैं इस पर बात कर ली, और कुछ 4 बच्चों को छोड़कर खुशी, अंश और श्रेयांश, 3 बच्चे और एक ईशान, इन चारों बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों को पार्टनरशिप डीड क्या है ये भी बता दिया। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा उसमें ये पढ़ लिया कि लास्ट ईयर हम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़कर आए थे। फाइनेंशियल अकाउंट लास्ट ईयर हमने पढ़ा था फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, जिसमें एक अकेला व्यक्ति बिजनेस का ऑनर होता है जो कि बिजनेस खुद ही एडमिनिस्ट्रेट करता है, खुद ही बिजनेस से संबंधित डिसीजन लेता है और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो अकेला ही एंजॉय या बियर करते हैं। ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा। अब ये सारा काम जब वो कर रहा होता है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना चाहता है। प्रॉफिट ईयर एंड में कैलकुलेट करता है, इसके लिए प्रॉफिट ईयर एंड में कैलकुलेट करता है, इसके लिए साल भर वो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करता है उन्हें रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद ईयर एंड में उनका समराइजेशन करता है। समराइजेशन में वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में लास्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है ना। अब इस साल भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, पर किसके लिए? फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो प्रश्न उठता है कि सर क्या डिफरेंस है दोनों में। कल हमने बात की थी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब भी रिकॉर्डिंग का काम नॉर्मल जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे, वही जर्नल के 3 रूल्स रहेंगे। उन्हीं रूल्स के बेस पर हम रिकॉर्डिंग का काम करते थे, जैसे पिछले साल वैसे इस साल भी करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग के काम में कुछ एक ट्रांजेक्शन्स जो कि सोल ट्रेडरशिप में नहीं होते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो नई चीज़ है, वो अपन सीखेंगे। ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करने के बाद, जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद उनका लेजर में पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद, जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद लेजर का जो पोस्टिंग है वो काम वैसे ही होता है जैसा कि लास्ट ईयर हमने सीखा था, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब सोल ट्रेडरशिप में जैसा किया वैसे ही यहाँ पर भी होगा। उसके बाद फिर सोल ट्रेडरशिप में हम ईयर एंड में समराइजेशन में, जैसा मैंने कल बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग P&L बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, अब हम 12th के कोर्स में एंटर होने वाले हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो समराइजेशन का जो काम हमने सीखा था लास्ट ईयर, उसमें हम लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम पिछले साल सीधे बना देते बैलेंस शीट, ठीक है। पर जैसा कल आपको समझाया था कि पार्टनरशिप फर्म की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, पर बैलेंस शीट बनाने के पहले एक हमें छोटा सा अकाउंट और बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान सुनना, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं उस पर हमने हल्का सा सरफेशियल बात कल की थी, वो मैं अभी रिपीट करूंगा। फिर हम देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, पहले वो देखेंगे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर हम बात करेंगे। पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखने के पहले थोड़ा सा मैं लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था उस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको आती होगी तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुने, गौर करिए। थोड़ा सा पिछले साल में मैं ले जा रहा हूँ आपको।
जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ, मान लो आपसे पूछूंगा बेटा क्योंकि पिछले साल की बात है, सैलरी पेड ₹10,000, साल भर में एक ट्रांजेक्शन हुआ, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी ₹10,000, ठीक है। चलिए सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को, मान लो कि उस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर मनोज, तो मिस्टर मनोज को हमने सैलरी दी, उसने काम करा हमारे लिए, उसके बदले में हमने उसको 10,000 रुपये सैलरी दी, ठीक। इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, सैलरी पेड ₹10,000 टू मिस्टर मनोज, इसकी जर्नल एंट्री बनाइए। सब बच्चे इसकी जर्नल एंट्री बनाकर चैट बॉक्स में बताएं। इसमें एक जवाब आया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मनोज, सत्यम सिंह परिहार का, ऑल राइट। राग विजय वर्गी का फिर जवाब है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ रहे बेटा, ध्यान से सुनिए, आपको दोनों बातें बताता हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कायदे से इसकी एंट्री तो वही बनेगी। बाकी सत्यम सिंह परिहार ने बोला है जो सैलरी अकाउंट डेबिट टू मनोज, उसका भी वो एंट्री भी बन सकती है। बाकी वो कब बनेगी, सैलरी टू कैश कब बनेगी और सैलरी टू मनोज कब बनेगी, वो दोनों चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि उन दोनों चीज़ की हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, उन दोनों चीज़ की अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ वर्ड है बेटा पेड। जब मैं बोल रहा हूँ पेड, मतलब ये कि मैंने 10,000 रुपये की पेमेंट कर दी। मिस्टर मनोज ने मुझे 10,000 की सर्विसेज दी, उसने मेरे लिए 10,000 का काम किया, उसके बदले में मैं उसको 10,000 रुपये दे भी चुका, पेमेंट भी कर दिया, बराबर है। तो इसकी एंट्री, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री वही सही है जो पहले लोगों ने बोली है बच्चों ने, क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो डेबिट किया अपन ने वो बुक्स एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया। हम ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, किसी भी एक्सपेंस को, एक्सपेंस बेटा जो बच्चे मेरे से 11th नहीं पढ़े हैं वे बच्चे विशेष तौर से गौर करें, क्योंकि अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता है कि आपने इसको कितना बेसिक से पढ़ा था, इसलिए नहीं भी पढ़ा है तो अभी मैं वापस पढ़ा रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस साल अभी ये बात काम आने वाली है। एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने शुरू के थ्योरी सब चैप्टर्स पढ़े हों तो हमने एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंट्स में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी खर्चे को हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे यदि हमें सर्विसेज मिल गई हैं तो। अगर हमें किसी व्यक्ति ने सर्विसेज दे दी तो चाहे हमने उसका पेमेंट करा हो या ना करा हो, हमें उसे अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मनोज ने मेरे लिए 10,000 रुपये का काम कर दिया, 10,000 की से सर्विसेज मिल गई, तो इस 10,000 रुपये को मुझे अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मनोज ने मेरे लिए 10,000 का काम कर दिया, तो मैंने इसको सैलरी अकाउंट के रूप में डेबिट किया एज एन एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि मुझे 10,000 की सर्विसेज मिल गई। बेटा जहाँ भी समझ में ना आए हाथों हाथ इमीडिएट पूछना, विशेष तौर से वे बच्चे जो कि लास्ट ईयर मुझसे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो मुझसे लास्ट ईयर पढ़े हैं और उनको नहीं भी पता होगा तो मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता, तो मैं कर लूँगा मैनेज। पर जो बच्चे पढ़े नहीं हैं मुझसे, तो आई डोंट नो कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो वो बच्चे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर समझ में ना आ रही है, नहीं आ रही है, तो इमीडिएट बोलें। फिर से रिपीट कर लूँ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने किसी व्यक्ति से सर्विसेज ले ली इस साल में, तो हमें जितने रुपए की हमने सर्विसेज ली हैं उतने रुपए को अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे हमने उसको रुपए दिए हों या ना दिए। अब ध्यान से सुनना, मनोज ने हमें 10,000 की सर्विसेज दे दी, तो जैसे ही हमें सर्विसेज मिल गई तो हमें इस 10,000 को अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया एज एन एक्सपेंस, क्योंकि हमें 10,000 रुपये की सर्विसेज इस साल में मिल गई है। ठीक है, ओके, इसको हमने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करा। दूसरा, अगर हमने सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर दी, मतलब उससे जितने की सर्विसेज मिली अगर हमने उतना ही उसको पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो हमारे पास से कैश गया,
जब कैश जा रहा है तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा जिसकी वजह से सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ। अब रियल अकाउंट का रूल लग गया जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट मतलब वस्तुओं के खाते, वस्तुएं या तो बिजनेस में आती हैं या तो बिजनेस में से जाती हैं। तो यहाँ पर हमने चूंकि पेमेंट कर दी तो कैश हमारे पास से जा रही है, कैश एक वस्तु है हमारे पास से जा रही है, तो रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज ए थिंग विच इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। और ये रूल के आधार पर अपन ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये एंट्री कायदे से पेड वर्ड की वजह से एंट्री होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से सुनना, सत्यम सिंह परिहार ने जो एंट्री बनाई है वो भी बन सकती थी यदि ये ट्रांजैक्शन ऐसा ना होते हुए ऐसा होता जो मैं आगे लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनना, अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाता, सैलरी ड्यू ₹10,000, इसका मतलब ये हो जाता क्या, ड्यू वर्ड का मतलब क्या कि मनोज ने हमें सर्विसेज दे दी हैं। अब आपको पहले की बात कितनी समझ में है अभी मुझे पता चल जाएगी। ड्यू का मतलब ये हो गया कि मनोज ने तो हमें सर्विसेज दे दी 10,000 की, पर अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया क्योंकि अभी देना बाकी बता रहा है। अब आप मुझे बताओ सारे बच्चे प्लीज, अभी बेटा शुरुआत है, मुझे शुरुआत में बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, उस समय मुझे आपका 11th का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये भी चेक करना है। इसके लिए थोड़ा सा स्लो चलेंगे, पर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ सभी बच्चे इमीडिएटली अभी के अभी रोकेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा कर ही आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है? नहीं तो फिर पूरे समय परेशान होने से बेटर है कि 2 दिन परेशान हो जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से सुनना, यहाँ पर ड्यू वर्ड आ गया, मतलब ये कि मनोज से हमने सर्विसेज ले ली, उसने हमारे लिए 10,000 का काम कर दिया और अभी हमने उसको पेमेंट नहीं करी। अब अगर ये वाली बात समझ में आई थी तो मुझे बताओ, क्या इस 10,000 को मुझे एक्सपेंस के रूप में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना? एक्रोल कॉन्सेप्ट जो कहता है उसके हिसाब से सब बच्चे बताएं। जनक का जवाब आया है, खुशी का जवाब आया, स्वास्थ्य का जवाब आया, सत्यम का जवाब आया, अंश, मनस्वी, सुहेब। बेटा मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए प्लीज़। रुद्रांश यस वेरी गुड, विनय श्रेयांश, दीति, कृषा, कोपल, राग, इशिता वेरी गुड। ओके, लगभग सारे बच्चों के जवाब आ गए। अब इधर ध्यान से देखो, चूंकि हमें सर्विसेज मिल गई हैं अर्थात हमें इसको अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में तो अभी के अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो क्या मुझे सैलरी अकाउंट डेबिट करना है या नहीं? सर करना है। क्यों? क्योंकि एज एन एक्सपेंस सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमें सर्विस मिल गई। वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि हमें सर्विसेज मिल गई हैं, इसलिए हमें इसको अपनी बुक्स में एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगली चीज़ फिर आप ही बताओगे, क्या मैंने उसको अभी रुपए दिए? जल्दी बताओ, क्या मैंने मनोज को रुपए अभी दिए? नहीं दिए। तो क्या कैश गई? जल्दी बोलो, क्या कैश गई? नहीं गई। हम ऐसे ही बात करेंगे बेटा, और इसी तरह से यस नो से आपके यस नो से मुझे पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने बिल्ड हैं और कितने आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, कैश नहीं गई तो क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग पाएगा रियल अकाउंट का? सर नहीं लग पाएगा। ओके, तो अब प्रश्न उठता है कि फिर क्रेडिट किसको करें, क्योंकि एवरी डेबिट के साथ एक क्रेडिट तो होता है, हर डेबिट के साथ क्रेडिट तो होता है। अगर कैश गई होती तो कैश आ जाती, पर कैश तो गई नहीं क्योंकि ड्यू है, अभी पैसा देने बाकी है। तो प्रश्न उठता है कि अब क्रेडिट किसको करें। अब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आज हम आ रहे हैं जो कि आगे पूरे समय बार बार काम आने वाली है। और अभी P&L अकाउंट बनाऊंगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, उसके पहले जो जनरल एंट्री बनाऊंगा उसमें भी ये बात काम आएगी, इसलिए प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, उसका आपको ही जवाब देना है और उसी से हमारा यहाँ का आंसर आने वाला है।
है ना, 2 ट्रांजेक्शन्स बोलूँगा, उनकी जनरल एंट्री बनानी है। मोहन से उधार माल खरीदा 25,000 का, मोहन से 25,000 रुपये का उधार माल खरीदा, इसकी जनरल एंट्री। मोहन से 25,000 रुपये का उधार माल खरीदा, इसकी जनरल एंट्री। वेरी गुड। परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, वेरी गुड, ओके। अब मुझे बताओ, मोहन से हमने उधार माल खरीदा तो क्या हमें मोहन को 25,000 रुपये देने हैं, यस और नो? सर देने हैं। मोहन का अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट चल रहा है, अभी आपने जो एंट्री बनाई, थंब इम्प्रेशन डालना, क्योंकि यस बहुत सारे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोहन से हमने उधार माल खरीदा तो क्या हमें मोहन को रुपए देना है, आरोप पारिक? हाँ सर देना है, ठीक है। तो मोहन का अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट चल रहा है, आपने जो एंट्री बनाई उसमें। बेटा अभी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, यस नो जवाब दो। बाकी अभी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मजबूत हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम लगेगा, आजकल 1-2 दिन टाइम लगेगा, और आप जवाब देते रहो हर बच्चे, है ना, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे का काम बहुत फास्ट होएगा अपना। चलो, तो मोहन से हमने 25,000 का उधार माल खरीदा, हमें मोहन को 25,000 रुपये देने हैं। अभी हमने जो एंट्री बनी उसमें मोहन का अकाउंट 25,000 से क्रेडिट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को हमें रुपए देने हैं तो उसका अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट चलता है, यस और नो? किसी भी पर्सन को हमें रुपए देने हैं तो उसका अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट चलता है, हाँ सर चलता है। अब आप मुझे बताओ, इधर सुनो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मनोज से हमने सर्विसेज ले ली, हाँ सर ले ली। सर्विसेज ले ली तो क्या हमें इसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना है, हाँ सर करना है, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बताओ, क्या अभी हमने मनोज को रुपए दिए? नहीं दिए। तो क्या हमें मनोज को रुपए देना है? हाँ सर देना है। तो किसी भी पर्सन को देना है रुपए तो क्या उसका अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ मनोज का अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए? हाँ सर कर देना चाहिए। वेरी गुड, आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। तो मतलब यहाँ मुझे मनोज का अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, मतलब एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। ठीक है, मतलब ये कि यदि हमने सर्विसेज ले ली और पेमेंट कर दी तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस टू कैश। अगर सर्विसेज ले ली, पेमेंट करना बाकी है, तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट। क्यों? क्योंकि उस पर्सन से हमने सर्विसेज ले लिए, रुपए देना बाकी है, तो उस पर्सन को मुझे रुपए देना बाकी है। और अभी हमने उदाहरण में समझा कि अगर किसी पर्सन को रुपए देना बाकी है तो उसका अकाउंट हमारे क्रेडिट चलता है। तो मनोज को हमें रुपए देना है तो मनोज का अकाउंट हमारे क्रेडिट चलेगा। मतलब ये कि सत्यम सिंह परिहार की एंट्री भी सही है यदि पैसे अभी देना बाकी है। इज इट क्लियर? सत्यम बेटा समझ में आ गया? हेलो, है ना? अगर दे दिए हैं तो ये सही है, देना बाकी है तो ये सही है। इज इट क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना। अब ये एंट्री हम पिछले साल बनाकर आए हैं, पेमेंट कर दी है तो ये एंट्री, सर्विसेज ले ली, पेमेंट करना बाकी है तो ये एंट्री। ठीक, अब आपसे आगे की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के और जवाब देना। ध्यान से सुन के और जवाब देना बेटा, ये चीज़ अभी आगे काम आने वाली है। बस अभी 12th में पहुंच रहा हूँ मैं और ये काम आने वाली बातें अभी, हाँ ये अभी काम आएगी, अभी के अभी इमीडिएट। और आगे की बात पहले बता रहा हूँ, 12th में जाने के पहले एक चीज़ और ध्यान से सुन के जवाब देना। लास्ट ईयर P&L अकाउंट बनाया था, लास्ट ईयर P&L अकाउंट बनाया था, याद है क्या? हाँ सर याद है। ओके, तो साल भर में जो सैलरी का खर्चा हुआ 10,000 रुपये का, क्या ये सैलरी का खर्चा P&L के डेबिट में लिखते थे? क्या ये सैलरी का खर्चा P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते थे? हाँ सर लिखते थे। वेरी गुड। तो आप जो P&L अकाउंट में जो सैलरी का खर्चा लिखते थे ना, ये ऐसे ही नहीं लिखते थे, इसके लिए क्लोजिंग एंट्री होती है। इसके लिए क्लोजिंग एंट्री होती है जो मैंने अपनी क्लास में बताई थी। आई डोंट नो कि जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उन्हें ये पता है कि नहीं, और मेरे से जो पढ़े हैं वो भी अगर नालायक बच्चे हैं तो वो भी भूल गए। जो बच्चे मेरे से पढ़े अगर नालायक हैं तो वो भी भूल गए, पर अपन ने क्लास में बेटा इसको डिस्कस किया था, क्लोजिंग एंट्री हमने बनाना सीखी थी। बेटा एक सेकंड, ये एक पता नहीं कौन सा कॉल है, देख। अब क्लोजिंग एंट्री बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर ये सैलरी का खर्चा जब P&L में पहुंचा ना,
तो ऐसे नहीं कि पहुंचा दिया। इस सैलरी अकाउंट को जो कि नॉमिनल अकाउंट है वो हमें ईयर एंड में क्लोज करने पड़ते हैं। क्या ये सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज होते हैं? हेलो, क्या नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज होते हैं? आप जानते हो? वेरी गुड, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या पर्सनल और रियल अकाउंट भी ईयर एंड में क्लोज होते हैं? क्या पर्सनल और रियल अकाउंट भी ईयर एंड में क्लोज होते हैं? अच्छा, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, ये पता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके, अब ध्यान सुनना बेटा, पर्सनल और रियल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट डेबिट मतलब किसी पर्सन से रुपए लेना है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट मतलब किसी पर्सन को रुपए देना है। तो साल खत्म हो गया तो ऐसा थोड़ी कि रुपए छोड़ देंगे। अगर साल खत्म हो गया तो किसी से लेना है तो अगले साल लेंगे, किसी को देना है तो अगले साल देंगे। तो मतलब पर्सनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज नहीं होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट दिखेगा। ऐसे ही रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। पहली चीज अपने को पता है सबको, जो बच्चे मुझसे पढ़े, कि रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। रियल अकाउंट मतलब वस्तुओं के खाते, वस्तुओं के खाते मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश वगैरह के खाते, ये सब वस्तुएं हैं। इनके अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। और डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ साल के एंड में मेरे पास इतनी है। जैसे मशीनरी अकाउंट ईयर एंड में 25,000 से डेबिट है, इसका मतलब साल के एंड में मेरे गोडाउन में 25,000 की मशीनें पड़ी हैं। तो आप बताओ कि साल के एंड में अगर गोडाउन में 25,000 की मशीनें पड़ी हैं तो अगले साल रहेगी कि नहीं रहेगी? जल्दी बोलो, अगले साल रहेगी कि नहीं रहेगी? और रहेगी तो फिर ये बैलेंस जो वो नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट होगा। मतलब रियल अकाउंट भी ईयर एंड होने पर क्लोज नहीं होता, पर नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज होते हैं। नॉमिनल अकाउंट को बोलते ही नॉमिनल इसलिए है क्योंकि उनका लाइफ ही 1 साल का है। 1 साल का लाइफ है, लाइफ साल खत्म होगा वो खाता भी बंद हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में क्लोज होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो साल के एंड में एंट्री बनती है वो क्लोजिंग एंट्री होती है। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए साल के एंड में जो एंट्रीज बनती है वो क्लोजिंग एंट्री होती है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि 11th का चल रहा है ना। हम बहुत ज़्यादा टाइम 11th को नहीं दे सकते अभी। हाँ, जो बच्चे 11th मुझसे नहीं पढ़े हैं उन्हें थोड़ी कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अलग से व्हाट्सएप पर बताओ, बराबर है? कॉल करो, ठीक है? क्लास के बाद हम अलग से 1 घंटे का टाइम लेंगे। आप चिंता मत करना, चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करने का काम मुझे करना है, ठीक है? आप लोग अपनी बातें मेरे पे अलग से पर्सनली रखें। हम 1 घंटे का टाइम अलग से निकालेंगे और उसको पूरा आराम से धीरे से समझ लेंगे। अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है? अब क्लोजिंग एंट्री बनानी है। सैलरी अकाउंट, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, इसको हमें ईयर एंड में क्लोज करना है। तो जब ये ईयर एंड में क्लोज होता है ना, तो कहाँ जाता है क्लोज होके? P&L अकाउंट में। तो जब ये P&L अकाउंट में जाता है ना बेटा, तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है। जर्नल एंट्री क्या बनती है पता है? ये जो डेबिट चल रहा है ये क्रेडिट, क्योंकि बंद करना है तो जो अकाउंट डेबिट है वो क्रेडिट होगा तभी बंद होगा, तो क्रेडिट होगा। और P&L अकाउंट डेबिट होगा। मतलब क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा? एंट्री ये बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी 10,000 रुपये से। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लेजर पोस्टिंग करना आती है? जर्नल की लेजर पोस्टिंग करना आती है सब बच्चों को? हाँ सर आती है। ज़्यादातर बच्चों के जवाब यस आए हैं। तो अब हम इसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखो, आपने लास्ट ईयर P&L अकाउंट बनाया, तो P&L अकाउंट जब बनाया लेजर के रूप में, तो ऐसा लेजर बना था इसका, ये डेबिट और ये क्रेडिट, है ना। और जब ऐसा लेजर बना था तो ये एंट्री का पोस्टिंग बताओ कहाँ होगा? यहाँ पर P&L अकाउंट क्या चल रहा है बोलो? P&L अकाउंट क्या चल रहा है बोलो? डेबिट। कहाँ पोस्टिंग होगी? P&L के डेबिट में कि क्रेडिट में? जल्दी से बताओ जरा, फटाफट, देर मत लगाओ। इसका पोस्टिंग P&L के डेबिट में होगा कि क्रेडिट में? बेटा सारे बच्चों के जवाबों पर मेरा निगाह है, प्लीज जवाब दो। ठीक है सर, पोस्टिंग मतलब सबको आती है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। यहाँ जर्नल में P&L अकाउंट डेबिट है तो लेजर में भी P&L अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी। नाम अपोजिट का टू सैलरी। ओके, तो यहाँ टू सैलरी आ गया। कितने रुपए से? 10,000 से। अब मुझे बताओ, खर्चे की एंट्री करना आ गई क्या? अगर पेमेंट करा हो तो भी और पेमेंट नहीं करा हो तो भी? जल्दी बोलो, आ गई। अच्छा, खर्चे की एंट्री करने के बाद खर्चे को क्लोजिंग एंट्री बनाना आ गई क्या? जो एक्सपेंस है उसकी क्लोजिंग एंट्री बनाना आ गई क्या? हाँ सर आ गई। ठीक है, चलिए अब यही चीज हमें इस साल P&L अकाउंट तक तो पिछले साल हो गया, यही चीज कुछ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंड में बनता है, उसके बारे में सीखना है। ध्यान से सुनेंगे।
अब हम एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट 12th पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। चलिए, ये कुछ बातें 11th की थी जो मुझे 12th में आपको आगे बढ़ाने के लिए पता करना जरूरी थी कि आपको आती है कि नहीं। ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें आती है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अलग से कॉल करिए, 1 घंटे का टाइम अलग से निकालेंगे और आपको सारी बात बहुत डिटेल में धीरे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम 12th पर आ रहे हैं, गौर करिए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण, उसकी जनरल एंट्री बना के बताओ। ए, बी और सी तीन लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 2 लाख रुपए, बी ने 1 लाख रुपए और सी ने भी 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 2 लाख, इसने 1 लाख, इसने 1 लाख, इसे 4 लाख रुपए लगाकर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी जनरल एंट्री बना के ए, बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख ए, 1 लाख बी एंड 1 लाख सी। इसकी जनरल एंट्री बनाई। लास्ट ईयर जैसे बनाई थी, सोच के जैसे बनाना, जैसे लास्ट ईयर बनाई थी ना, 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या बनती थी, वैसे बना। ए ने 2 लाख, बी ने 1 लाख और सी ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी जनरल एंट्री बनाई। ओके, राग का जवाब आ गया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। स्वास्तिक का जवाब है कैश टू कैपिटल, खुशी का जवाब है कैपिटल टू कैश, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अंश का जवाब आया कैपिटल टू कैश, इशिता का जवाब है कैश टू कैपिटल, सत्यम का जवाब है कैश टू कैपिटल, वेरी गुड। हाँ यस, बाकी बच्चे बेटा अभी शुरुआत में आपके जवाब जरूरी है, उससे मुझे पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं। ध्रुव का जवाब आया कैपिटल टू कैश, रुद्रांश का आया है कैश टू कैपिटल, जनक का कैश टू कैपिटल, सुहेब का कैश टू कैपिटल, गोपाल का कैश टू कैपिटल, आरव का कैश टू कैपिटल। चलिए, लगभग ज़्यादातर बच्चों के जवाब आ गए। अब आप इधर आइए और अपने आंसर को ठीक करिए, अगर गलत है तो, और सही है तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। मनस्वी का भी जवाब आ गया। चलिए ध्यान, सोचते कैसे हैं, जनरल एंट्रीज बनाने के पहले सोचते कैसे वो देखो। ए ने 2 लाख, बी ने 1 लाख और सी ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। पहली चीज, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए कैश बिजनेस में आ रही है क्या? आप बताएंगे बेटा यस नो। क्या 4 लाख रुपए कैश बिजनेस में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो 4 लाख रुपए कैश बिजनेस में आ रही है तो इस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा क्या? कैश एक रियल थिंग है क्या? जल्दी वो, तो कैश एक रियल थिंग है क्या? हाँ, एक वस्तु है सर, तो उस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश एक वस्तु है जो बिजनेस में आ रही है, और कोई भी वस्तु बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करना, ये रियल अकाउंट का रूल बोल रहा है। तो बताइए कैश अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं? हेलो, कैश अकाउंट डेबिट होगा? ध्यान से सुना, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, ₹4 लाख। ओके, ये 4 लाख रुपए बिजनेस में कैश आई, रियल अकाउंट के रूल की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो गया 4 लाख से। अब मुझे बताओ ये 4 लाख रुपए किस किस ने दिए? ए ने 2 लाख, बी ने 1 लाख और सी ने 1 लाख। तो ए, बी और सी ये तीनों लोग रुपए दे रहे हैं। ये 3 पर्सन्स हैं जिन्होंने के रुपए दिए हैं। इन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्या जर्नल का? हेलो, इन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्या बच्चों? हाँ सर लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल पता है क्या? पर्सनल अकाउंट का जर्नल का रूल पता है कि? ईमानदारी से बताना बेटा यस नो। जिनको नहीं पता है तो आप मुझे बोलो, है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल जर्नल का पता है क्या? ज़्यादा सभी बच्चे बोल रहे हैं यस। किसी एक ने बोला है नो, वेरी गुड। मनस्वी, बहुत खुशी हुई बेटा आपने नो बोला। ध्रुव आपने भी नो बोला, वेरी गुड। अंश आपने भी नो बोला, वेरी गुड। आप यस बोलकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर यस बोलकर आगे बढ़ गए तो लफड़े हो जाएंगे, अपने पूरे 12th की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 जो नहीं आता है उसको यहीं बोलें कि सर नहीं आता है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने ना बोला उनके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल है। हाँ, गोल्डन रूल बच्चे, राग विजय वर्गीय गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जब मैं बता रहा हूँ तो सबको याद आ गया होगा, ध्रुव को, मनस्वी को, हाँ सर ये तो आता था, अंश को भी पता चल गया, हाँ सर ये तो आता था, क्यों फालतू परेशान करते हो। मैं परेशान नहीं करता बेटा, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आपकी टेस्ट लेता हूँ इसी तरह से, और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसमें होती है। चलिए, तो आपको आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल था बेटा गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आप मुझे बताओ, ये 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए इन तीनों ने दिए हैं कि नहीं बिजनेस में? दिए हैं। तो क्या ये रुपए की गिवर हैं? क्या ये तीनों लोग इस पैसे के गिवर हैं? हाँ सर, गिवर हैं। और गिवर हैं तो हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करिए और गिवर को क्रेडिट करिए। तो क्या ये तीनों गिवर है, तो क्या हमें इन तीनों को क्रेडिट कर देना चाहिए? हाँ सर, कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या बनी बताओ अब? कैश बिजनेस में आ रहा है, इस पे रियल अकाउंट का रूल लगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और ये तीनों गिवर हैं, तो इन तीनों को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। अब थोड़ा सा वापस पिछले साल में ले जा रहा हूँ बेटा। पिछले साल में ए बी सी एक साथ नहीं, पिछले साल में पैसा एक अकेला व्यक्ति लगाता था कि 2-3 लोग लगाते थे? राम ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या एंट्री बनाते थे? ध्यान से सुनना, क्या एंट्री बनाते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनना, क्या एंट्री बनाते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहाँ हम राम का नाम नहीं लिखते थे कैपिटल के आगे। क्यों नहीं लिखते थे कैपिटल के आगे राम का नाम? क्योंकि पता है कि अगर कैपिटल लगाइए तो मालिक नहीं लगाइए, कैपिटल लगाइए तो मालिक नहीं लगाइए, और मालिक राम ही है अकेला, तो राम का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पर यहाँ मालिक एक है कि 3-4 हैं? यहाँ मालिक एक है कि ज़्यादा हैं? ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं तो फिर सब अगर अलग अलग रुपए लगा रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि किसने कितना पैसा लगाया। हाँ सर, पता होना चाहिए। तो फिर हम क्या तीनों का एक साथ इकट्ठा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दें क्या 4 लाख से, कि तीनों का अलग अलग करेंगे? सर, तीनों का अलग अलग करेंगे तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट। तो 4 लाख कैश आया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 4 लाख में से किसने कितना लगाया है वो आपको दिखाना है, तो आपको तीनों का नाम लिखना है और उसके आगे कैपिटल वर्ड लगाना है। उसके आगे कैपिटल है, ये कैपिटल ही बेटा, पर किसने कितनी कैपिटल लगाई है ये पता लगाने के लिए हमको तीनों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल में एक ही कैपिटल अकाउंट लिखते थे, उस पर आगे नाम भी नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि एक ही मालिक है, पता है जो लगा रहा है वही लगा रहा है। यहाँ पर अलग अलग मालिक है तो किसने कितना लगाया सबका अलग अलग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बराबर है। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, बराबर। कितने कितने रुपए लगाए? इसमें 2 लाख, इसमें 1 लाख और इसमें 1 लाख। बेटा क्या ये जर्नल एंट्री अभी क्लियर हुई? तीनों ने पार्टनर्स ने जो पैसे लगाए इसकी जर्नल एंट्री क्लियर हुई क्या सबको? क्योंकि इसी पर बेस्ड अप आगे की बातें शुरू होने वाली है। चलिए, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। आगे ये चीज़ का अगर ये चीज़ अभी समझ में आ गई तो आगे बहुत सारा काम करने में हमारा टाइम बहुत बचेगा, हमारा टाइम बहुत बचेगा। इसके लिए ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ए, बी और सी का ये जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट चल रहा है, हमें पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, दोनों की सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। लास्ट ईयर कल बताया था, फॉर्म अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, ठीक है। ये पैसा पार्टनर्स ने कहाँ लगाया है बताओ? ये पैसा पार्टनर्स ने फर्म में लगाया है, हाँ। फर्म और पार्टनर्स की एंटिटी अलग अलग है, हाँ। तो जो पैसा पार्टनर्स ने फर्म में लगाया है उस पैसे के लिए फर्म क्या मानेगी कि ये पैसे हमें इनको वापस देना है क्या? बोलो।
हाँ सर यही मानेगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ए ने 2 लाख, बी ने 1 लाख और सी ने 1 लाख रुपए लगाए, इसकी जर्नल एंट्री ये बनी। कैश बिजनेस में आई तो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री कौन बना रहा है, पार्टनरशिप फर्म एंट्री बना रही है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख क्योंकि कैश आया, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि अगर किसी भी पर्सन का अकाउंट हमारे यहाँ क्रेडिट है, इसका मतलब उस पर्सन को हमें इतने रुपए देना है। बोलो यस और नो। किसी भी पर्सन के अगर हमारे यहाँ अकाउंट क्रेडिट है मतलब उस पर्सन को हमें इतना पैसा देना है। हाँ सर बात की थी। तो इन तीनों ने इतने इतने रुपए बिजनेस में लगाए, तो पार्टनरशिप फर्म ने इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और पार्टनरशिप फर्म इनके अकाउंट को क्रेडिट करके अपने बुक्स में बता रही है कि मुझे ए को 2 लाख रुपए, बी को 1 लाख रुपए और सी को 1 लाख रुपए देने हैं। ये सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से एंट्री बनी। क्या क्लियर है ये बात? ठीक। तो अब आगे ध्यान रखना, आगे काम आएगी। मतलब क्या कि अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स ये पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है। ये पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है। बेटा आगे की बातें समझाने के लिए ये बेसिक चल रहा है अभी, समझ में आ रही है बात? अगर फर्म की बुक्स में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इट मीन्स कि ये पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है। या उल्टा बोले तो जो पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है, जो पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है, उसके लिए फर्म की बुक्स में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जो पैसा फर्म को पार्टनर्स को देना है, उसके लिए फर्म की बुक्स में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या सभी 18 बच्चों को? हाँ सर आ गई। अगर आ गई है तो अब हमारा बेस तैयार हो गया बेटा, अब हमारा बेस तैयार हो गया। ध्यान से सुनना, जब भी फर्म को जो पैसा पार्टनर्स को देना है, उसके लिए फर्म की बुक्स में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पैसा फर्म को पार्टनर से लेना है, जो पैसा, हम हमेशा पार्टनरशिप फर्म है, जो पैसा हमें पार्टनर से लेना है, उसके लिए हमारी बुक्स में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि जिस पर्सन से हमें पैसा लेना रहता है, उसका अकाउंट हमारे यहाँ डेबिट रहता है। तो जो पैसा हमें पार्टनर से लेना है, उसके लिए हमारी बुक्स में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो पैसा हमें पार्टनर्स को देना है, उसके लिए हमारी बुक्स में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात दिमाग में परमानेंटली बिठा लीजिए। पूरे 6 चैप्टर पढ़ते समय अगर ये बात दिमाग में आपके एक बार क्लियर हो गई, तो बहुत सारा काम करते समय टाइम बच जाएगा। बहुत सारा काम करते समय टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा मतलब जीशा हल्दर इकोनॉमिक्स। बहुत सारा काम करते समय टाइम बच जाएगा मतलब जो काम करने में बाकी लोगों को 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट लगेंगे, आपके लिए वो काम 5 सेकंड में हो जाएगा। इतना टाइम बच जाएगा, और हम टाइम के आधार पर ही लोगों से आगे बढ़ेंगे बेटा। क्योंकि पढ़ तो सब सकते हैं, पर टाइम बचाकर अगर हम अपना काम कर लेंगे तो एग्जाम में हमारे पास पेपर को वापस पढ़ने का टाइम रहेगा एक बार सॉल्व करने के बाद। तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम हमें बचाना है, ताकि हम अपने बाकी कॉम्पिटिटर से अपना पेपर एक बार कंप्लीट होने के बाद कम से कम एक बार चेक कर सकें। और ये चीज़ टाइम बचाने के लिए काम आएगी। इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, हम पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पैसा हमें पार्टनर्स को देना है, उसके लिए हमारी बुक्स में पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पैसा हमें पार्टनर से लेना है, उसके लिए हमारी बुक्स में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक, चलिए तो आज का अकाउंट्स का लेक्चर हम यहीं ऑफ कर रहे हैं। 3:46 हुए हैं। अकाउंट्स का लेक्चर यहाँ ऑफ करते हैं। 2 मिनट बाद 3:48 पर हम इकोनॉमिक्स में जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। सब बच्चे ध्यान से समझें। 2 मिनट बाद वापस आ रहे हैं, पानी पी के वापस।